Hi everyone. In this Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 1.5 part 5. So this is the last part for the topic 1.5. So let's begin. So first of all, in this particular slide you can see हम आज comparative anatomy of man and apes के बारे में बात करेंगे. Then we'll talk about the skeletal changes due to erect posture and its implication. All right. So comparative anatomy में हम skull, jaw, teeth, nose, lips, brains, arms, legs, food और लैंग्वेज और स्पीच के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन एप एंड मैंस एनाटॉमी इन ऑल दीज पर्टिकुलर हेडर्स. देन हम स्केलेटल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. सो बेसिकली उसके अंदर हम पेल्विक ग्रीडल, फीमोर एंड फुट में कौन कौन से चेंजेस आए दैट इनेबल द इरेक्ट पोस्चर, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे. ऑलराइट. So again, this is going to be a bit of biology part in this particular lecture. And as I already said, that I am not a biology student, but I'll try my level best to make the things simpler for you. All right. नाउ ये पूरी कहानी शुरू करने से पहले इसका हम थोड़ा बैकग्राउंड भी जान लेते हैं. बेसिकली डार्विन ने ये डिक्लेयर किया था कि जो मैन के एंसेस्टर्स हैं दे आर फ्रॉम द नॉन ह्यूमन बैकग्राउंड. ऑलराइट. नॉन ह्यूमन से बेसिकली यहाँ पे मतलब है एप्स का. देन उस टाइम की साइंटिफिक कम्युनिटी और जनरल पब्लिक में काफ़ी आप बोल सकते हैं कि एक मैटर ऑफ कंसर्न बन गया दैट हाउ वी कैन हैव ancestor that belongs to a non-human category. All right. But with the time, जैसे जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी ने अलग अलग तरीके के इन्वेंशन और डिस्कवरीज करी, देन दे फाइनली रीच्ड ऑन टू कंक्लूजन कि जो डार्विन ने बात कही थी रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ मैन फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन वाज बेसिकली ट्रू. और इसी के दौरान बहुत सारे आपके रिसर्च किए गए एनाटॉमी के ऊपर एंड बहुत सारी क्लासिफिकेशंस आई जो आज के डेट में हम पढ़ रहे हैं. And those are the result of that. All right. So basically apes and man they belong to the same family. हमने ये कई बारी classification में taxonomy के पढ़ा हुआ है. And they belong to the suborder Anthropoidea. I don't need to repeat this anymore I guess, क्योंकि अब तक हमने जितनी भी taxonomy और evolution के बारे में पढ़ा है we have read all these things out there. And you can see this particular chart जो हमने last lecture में भी use करा हुआ था. In this chart you can see कि hominoidea के अंदर आपके apes और human beings आते हैं. Then they got further divided into Hylobatidia, Pongidia and Hominidia. Hominidia के अंदर आपके human beings आते हैं. Pongidia के अंदर आपके great apes होते हैं. Hylobatidia के अंदर gibbons और simans आते हैं. Alright. But कई जगहों पे आपको ये classification जो आप अपने right hand side में देख रहे हैं ये classification मिलेगी. बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी स्टडीड हमने लेफ्ट वाली क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है. दोनों ही अपने आप में सही हैं. बस एक डिफरेंस ये है कि पॉन्जिडिया को यहाँ पे होमिनिडिया के अंदर राइट हैंड साइड वाला जो क्लासिफिकेशन है उसमें होमिनिडिया के अंदर ही पॉन्जिडिया को इंक्लूड कर लिया गया है. बट लाइक बोथ आर करेक्ट. इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है. बस क्लासिफिकेशन थोड़ी थोड़ी चेंजेस होते रहते हैं तो वो आप अपने आप को अपडेट रखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए इवन इफ यू सॉ एनी ऑफ दीज टू क्लासिफिकेशन एनीवेयर. ऑलराइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्कल से शुरू करते हैं. लाइक मैन और एप्स के स्कल के बीच में क्या डिफरेंसेस है. ऑल्दो यू माइट रिमेंबर हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में जहाँ पे हमने ह्यूमन एवोल्यूशन को कवर करा हुआ था वी टॉक्ड अ बिट अबाउट द स्कल. बट हम यहाँ पे थोड़ी सी उसके डिटेल में बात करेंगे. नॉट ऑन डिटेल रिलेटेड टू द एकेडमिक पर्सपेक्टिव बट टू अ जनरलिस्ट पर्सपेक्टिव जितना कि हमें यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत हो. ऑलराइट. तो यूपीएससी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे. बहुत ही हम बायोलॉजिकल इन डेप्थ नहीं जाएंगे. एंड या सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन और एप में जो आप डिफरेंस है मैन की जो फ्रंटल रीजन होती है ब्रेन की वो डेवलप्ड होती है काफ़ी ज़्यादा. एंड डोंट वरी हम इसे डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे. बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट पे अटेंशन टू दिस थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग. देन मैन की जो फॉरहेड है दे हैव ऑलमोस्ट वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन. बट एप्स की जो फॉरहेड होती है इज लेस डेवलप एंड हेड स्लोप्स बैकवर्ड. ऑलराइट. ऑर्बिटल रिजेस बेसिकली और कुछ नहीं है आपके आईब्रो के पास जो आपका पोर्शन है उसकी बात करें उसी को हम ऑर्बिटल रिजेस बोलते हैं. आईब्रो रिजेस भी बोल सकते हैं आप उसे. ऑर्बिटल रिजेस डेवलप नहीं होते हैं मैन में एज यू कैन सी इन योर सेल्फ. बट इन केस ऑफ एप्स ऑर्बिटल रिजेस काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं. नो सैजिटल क्रेस्ट और इन मैन. सैजिटल क्रेस्ट बेसिकली एक बोनी रिज होता है जो कि स्कल से अटैच स्कल और जॉ मसल्स को अटैच करता है. ये एप्स में पाए जाते हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग में नहीं पाए जाते.
इसका एक बहुत सा सिंपल सा रीज़न ये है, लाइक बिकॉज एप्स को जो खाने की चीज़ें मिलती हैं वो प्रोसेस नहीं होती हैं, कुकड नहीं होती हैं, तो उनको खाने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है. बट इन केस ऑफ मैन वी जनरली ईट प्रोसेस्ड फूड अपार्ट फ्रॉम सम रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो इसीलिए सैजिटल क्रस्ट की बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं है मैन के लिए, significance नहीं है basically. The maxilla and the premaxilla have been fused and foramen magnum is situated at the center of the skull. foramen magnum हमने कई बारी देखा हुआ है कैसे foramen magnum की पोजीशन चेंज हो गई है in case of man. All right, and foramen magnum backward side में होता है on the base of the skull, but man में ये center of the skull में होता है. The hair is well balanced, hence the face is perfectly vertical. मैन का फेस वर्टिकल होता है, बट इन केस ऑफ एप्स इफ यू सी दे हैव अ बल्ज्ड आउट फेस. ऑलराइट, तो ये कुछ आप इमेजिन भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद रहेगा, देन यू कैन यू नो ईजिली एबल टू प्रेजेंट इट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेजिटल क्रस्ट, हियर यू कैन सी सेजिटल क्रस्ट यहाँ पे पाया जाता है. ओके, बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स आपको कोई भी सेजिटल क्रस्ट नहीं मिलेगा. प्रोग्नाथिज्म बेसिकली ये जो बल्ज आउट आपकी होती है आगे की पोर्शन, फेस का पोर्शन, उसे कहते हैं. और ह्यूमन के फेस में हमें पता ही है क्योंकि वो काफ़ी फ्लैट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे प्रोग्नाथिज्म की कोई कंसेप्ट नहीं है. हैवी ब्रो रिजेस कैन यू सी यहाँ पे इनके ब्रो रिजेस कितने ज़्यादा उठे हुए हैं, निकले हुए हैं बाहर की तरफ. बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग ऐसा नहीं है. ऑलराइट, नो ब्रो रिजेस एंड हाई फॉरहेड. देन प्रोमिनेंट कैनाइंस के बारे में ऑल्दो हम जब डेंटेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैनाइंस काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं. जो कैनाइंस आगे के 4 दांत और उसके जो बगल वाले हैं हम उनकी बात कर रहे हैं. मैन के केस में कैनाइंस काफ़ी छोटे होते हैं. देन लार्ज एंड बल्बस क्रेनियम, मैन के ब्रेन का साइज़ बढ़ गया था, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. ऑलराइट, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्कल के लिए याद रखनी है. ऑलराइट, और यहाँ पे भी फोराmen मैग्नम की अपोजिशन देख सकते हैं, ये कैसे चेंज हुआ है विद द टाइम. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू जॉज को कहीं कहीं पे आप मैंडिएबल भी लिखा हुआ देखेंगे, बोथ आर द सेम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट. सो मैन के केस में जो लोअर जॉ है दैट इज स्मॉल इन साइज कंपेयर टू दोज ऑफ एप. आपकी जो लोअर जॉ है आप देख सकते हैं, और अगर आप इसे किसी भी एप्स या चिंपैंजी गोरिल्ला से कंपेयर करने की कोशिश करें तो यू डेफिनेटली सी द डिफरेंस कि हमारे जॉज जो स्पेशली जो लोअर जॉज है वो काफ़ी छोटे हैं इन कंपेयर टू द एप्स. ऑलराइट, देन द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ इज़ वीक, वेर एज एप्स के केस में ये मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. और एप्स में कोई चिन का कंसेप्ट नहीं होता है. ऑलराइट, वो बेसिकली उनकी जॉ ही होती है ये पूरी की पूरी. और मैन के केस में यूल फाइंड द चिन. इन द मैन देयर इज ऑलवेज अ वेल डेवलप्ड चिन. ऑफ कोर्स प्रोग्नाथिज्म इज एब्सेंट मैन के केस में, एंड एप के केस में प्रोग्नाथिज्म बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, जो कि हमने अभी अभी इस पिछले डायग्राम में देखा था. ऑलराइट, सो नाउ सी यहाँ पे प्रोग्नाथिज्म का एक और डायग्राम लगाया हुआ है. हियर यू कैन सी इट वेरी क्लियरली कि कैसे मैन का फेस बिल्कुल फ्लैट है, वेयर इज इन केस ऑफ एप्स इट्स कम्प्लीटली बल्ज्ड आउट. ओके, नाउ टीथ की अगर हम बात करें तो मैन के केस में स्मॉलर इन साइज देन दोज ऑफ एप्स. ऑफ कोर्स एप्स के केस में जो टीथ की साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है. कैनाइन डू नॉट प्रोजेक्ट फॉरवर्ड बियॉन्ड द लेवल ऑफ अदर टीथ. हमारे दांत ऐसे तो है नहीं कि बाहर की तरफ निकले हुए हैं, बट एप्स के केस में कैनाइंस जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं. आई होप यू आर एबल टू इमेजिन और रिकॉल कि हम कैनाइंस किसकी बात कर रहे हैं, इंसीजर्स किसकी बात कर रहे हैं. च्यूइंग मोशन इज साइड टू साइड एंड ऑल्सो अप डाउन एंड नोन एज रोटेटरी मोशन. सी बेसिकली ह्यूमन बींग्स हम किसी भी तरह खाने को अपने मुंह में रख के चबा सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं वट एवर पोजिशन यू वॉन्ट. बट इन केस ऑफ एप्स जो उनकी लैटरल मूवमेंट होती हैं वो केवल अप डाउन ही होती है, वो आजू बाजू वो पूरी तरह से रोटेटरी मोशन नहीं कर पाते हैं. ठीक है, और जो डेंटल आर्क है मैन के केस में वो पैराबोला शेप का होता है, बट इन केस ऑफ एप्स इट्स यू शेप्ड. ऑलराइट, यहाँ पे आप देखिए टीथ का मैंने फिर से मेंशन कर दिया है. दिस इज द सेम वी यूज्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल. सो इसमें आपके जो ये सामने के 4 दांत है दे आर द इंसीजर्स. हम कैनाइन जो रेफर कर रहे हैं जो एप्स के केस में काफ़ी बड़े होते हैं वो ये वाले हैं. ऑलराइट, और आप देखिए एप्स के केस में कैसे ये परफेक्टली यू शेप्ड है, बट इन केस ऑफ मैन दे आर इन शेप ऑफ अ पैराबोला लाइक दिस. ऑलराइट, और ये डायग्राम्स आपको जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली यूज दिस डायग्राम्स. नाउ कमिंग टू द नोज पॉइंट. सी नोज केस मैन के केस में काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, और एप्स के केस में जो है नॉस्ट्रल्स होते हैं उनके दे आर वेरी स्मॉलर एंड जनरली
पॉइंटेड डाउनवर्ड्स. जब हम पिक्चर के हेल्प से देखेंगे यू विल बी एबल टू विजुअलाइज मोर क्लियरली, आई नो. देन अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें तो जो रूट एंड ब्रिजेस ऑफ द नोज हैव बीन स्लाइटली मार्क्ड एलिवेशन, बल्कि एप्स के केस में ऐसा कोई भी एलिवेशन नहीं होता है. टिप ऑफ द मैन हैज़ अ थिक बल्बस. आपके नोज के सामने आप देख सकते हैं एक बल्ज आउट शेप होता है, बल्कि एप्स के केस में ये नहीं होता है. द nasal wings are strongly developed. All right. But in case of ape, the cartilaginous portion of the nose is very wide, unlike man, and it is little raised on the surface of the face. So ये कुछ pointers हैं. सी बेसिकली ह्यूमन बीइंग और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, इनके बीच में ये जो जितने भी एवोल्यूशन हुए, मे इट बी लाइक नोज और एनीथिंग एल्स, ये सारे इसलिए हुए बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, यू कैन से. अगर हम नोज़ के एग्जाम्पल को ले लें तो नोज़ के एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है लाइक व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ नोज़. बेसिकली नोज़ का काम ये होता है, ये एयर इनहेल करता है, और वो एयर इनहेल करने के बाद एज इट इज़ नहीं, द एयर बिकम वार्म एंड मॉइस्ट, सो इट डजंट डैमेजेस आवर इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन, राइट. अगर आप ये भी आपने गौर किया होगा तो यू विल एबल टू फिगर इट आउट that the people in the tropics have a wider nose than those of their European counterpart. और ये इसलिए होता है लाइक यूरोप में बेसिकली यू विल फाइंड लाइक कोल्डर वेदर, और कोल्डर वेदर में वाइड नोज वोंट बी अ गुड आइडिया. बट इन केस ऑफ ट्रॉपिक्स जहाँ पे गर्मी होती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, वहाँ पे इनके नोजेस वाइड होते हैं. तो ये सारी एडेप्टेशंस होते हैं जो कि आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस और अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं. सो दैट इज़ वाई लाइक जो हमारे एंसेस्टर्स थे, एप्स थे, और इफ़ यू से फॉर एन एग्जांपल निएंडरथल थे, ऑल्दो निएंडरथल उनके वाइड नोजेस होते थे इवन दो दे वर लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट, सो दैट इज़ एन एक्सेप्शन. उसे अगर आप पॉइंट आउट कर देते हैं दैट जितने भी हमारे एवोल्यूशंस हैं उनके कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन वी अडेप्ट टू दैट पर्टिकुलर थिंग. ऑल राइट, टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस इन द लिप स्ट्रक्चर ऑफ मैन एंड एप. सी बेसिकली एप्स के जो लिप्स होते हैं, अगर आप उसमें कुछ विजिबल डिफरेंसेस देखना चाहते हो तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट दे आर प्रोट्रूडेड, यानी कि वो बाहर की तरफ थोड़े से बल्ज आउट होते हैं एप्स के केस में. ऑल राइट. और एप्स के लिप्स जो होते हैं दे आर ऑल ओवर स्ट्रेच टुवर्ड्स देयर जॉ, वो पूरी की पूरी इनके जॉ को कवर किए हुए होते हैं. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज कि जो एप के लिप्स हैं, लाइक एज ह्यूमन बीइंग हमारी जो लिप्स की एक रेडनेस है वो आपको इजीली नज़र आ जाएंगी, बट इन केस ऑफ एप्स अगर उनकी मुंह बंद होते हैं, उनके माउथ अगर क्लोज होते हैं, यू वोंट बी एबल टू सी दैट रेड लाइन अपॉन देयर लिप्स. तो ये कुछ generic differences है between the man and apes. See, in this particular picture you can clearly see not only the lips, even the other facial things like nose. आप देख सकते हैं क्या 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 डिफरेंसेस हैं ह्यूमन बींग्स में, और एट प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स में, और जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके बीच में. नाउ कमिंग टू दी टॉपिक ऑफ ब्रेन. ब्रेन के बारे में भी हमने पहले थोड़ी बहुत पढ़ रखा है, एंड बेसिकली व्हाट वी नो इज़ कि ह्यूमन ब्रेन का जो साइज़ है दैट इज़ लार्जर दैन दी अदर primates. ऑल राइट. और इस केस में अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन सी द वेट ऑफ द मैन्स ब्रेन इज़ 3 times एज हैवी एज गोरिल्ला. गोरिल्ला की जो ब्रेन है उनसे हमारा ब्रेन 3 times ज़्यादा हैवी है. और अगर आप क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो हमारे ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटीज़ 1300 to 1450 cc, वेर एज अगर आप अदर primates लाइक गोरिल्ला, चिंपैंजीज और ओरंगुटेन्स के देखें तो उनके काफ़ी कम होते हैं. तो ये आप क्रेनियल कैपेसिटी याद कर सकते हैं. इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू मेंशन और टू रिप्रेजेंट इट थ्रू ग्राफ as you can see in the right side of the screen. Now talking about the factors affecting facial evolution in human. See basically ये आपके syllabus का कोई direct part नहीं है, but since UPSC के pattern और trend को देखते हुए you can prepare something short of this कि जो भी evolutions हुए हैं man में उनके कारण क्या हो सकते हैं, what were the factors related to it. So इनके कुछ factors जो prominent factors हैं, हमारी जो mostly facial changes है, चाहे वो हमारे nose हो, चाहे वो dental arcs हो, इनमें जितने भी changes आए हैं दे आर बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीज़न. और उनमें से कुछ रीज़न है जैसे कि हमारी डाइट. हमने जब डेंटेशन की बात करी थी उसमें भी टॉक्ड अबाउट हाउ द ह्यूमन बीइंग यूज्ड टू ईट प्रोसेस्ड फूड, और उसके वजह से जो हमारे टीथ्स है उनमें चेंजेस आए हैं. बट इन अदर एप्स चूँकि उनको अनप्रोसेस्ड फूड खाने पड़ते हैं, उनकी डेंटल आर्क्स और उनकी डेंटल कैपेसिटी डिफरेंट होती है.
देन सोशल कम्युनिकेशन ह्यूमन बींग सिंस वी कैन टॉक, तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है, वी डोंट रिलाई मच अपॉन एक्सप्रेशन देन दी अदर प्रीमेट्स, तो ये भी एक फैक्टर है. देन क्लाइमेट, हमने नोज़ की जब बात करी थी, वी टॉक्ड अबाउट हाउ क्लाइमेट हेल्प इन द एवोल्यूशन ऑफ नोज़, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. All right, so here it is a diagram, so basically it is a handmade diagram, so I guess it would be easier for you to comprehend and present it in the exam. That is why I have included it out here, although in diagram में जितने भी labelings हैं already हमने skull वाले में वो सारे mention कर रखे हैं. Now talking about a few other anatomical features, जैसे कि arms की बात करते हैं. Arms in case of mans, like we have shorter arms, but apes चूँकि वो quadrupedalism करते हैं और other clinging activities करते हैं, इसीलिए apes की arms जो होती हैं वो थोड़ी सी human के compare में लंबी होती हैं. Legs in case of human, चूँकि we are like bipedal, हमारी जो thigh bones है, thigh bones basically femur is thigh bone only, तो thigh bone हमारी long है, but in case of ape that is shorter. तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हमने ये इन चीज़ों पे थोड़ी बहुत बात कर रखी है. ऑलराइट, दिस इज़ द लीनिया एस्पेरा, जो कि बेसिकली आपके ह्यूमन फ्यूमर में ही मिलता है, तो ये भी आप डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं. Now here is an anatomy skeleton, basically skeleton of one human and another primate, that is Australopithecus. तो इसमें आप देख सकते हैं कि how the leg and arm ratio is out there. Now talking about the food. See, food structure में बहुत सारे changes आए, because now we are able to walk. Earlier जो primates थे या जो apes है आज के डेट में, उनकी जो foot और feet की जो functioning होती है, that is mostly for grasping. But as a human being हमें basically चलना होता है, इसीलिए जो shape है that is much different than the apes. तो उसमें से आप कुछ points mention कर सकते हैं, जैसे कि the great toe in man is not opposable. मैन की जो ग्रेट टो यानी कि जो हमारे थंब है दैट इज़ नॉट अपोजिबल. ऑल्सो जो हमारी लेटरल टोज हैं दे आर रिड्यूस्ड इन साइज एंड द फिफ्थ वन इज रुडिमेंट्री एज वी ऑल नो. और लैंग्वेज एंड स्पीच की अगर हम बात करें तो मैन इज़ द ओनली अमंग द प्रिमेट्स हु कैन स्पीक और कॉम्प्रिहेंड थिंग्स लाइक द वे वी डू. लेकिन जो दूसरे प्रिमेट्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, और इसका रीज़न ये नहीं है दैट दे डोंट हैव अ स्पीच रेडी वोकल ट्रैक. जो उनके हमारे वोकल ट्रैक होते हैं, जो हमारे लैरिंक्स होते हैं, जो हमारे वोकल ट्रैक्स है, they are also developed in the primates, but the only problem is कि जो neural control है, how we are able to talk, because there are some transmission that is going on. हमारे brain और हमारे neurons के बीच में कुछ transmission होता है, because of that we are able to communicate, right? तो वो cases possible नहीं हो पाता है primates में, that is why they are not able to comprehend, but though they have their another language in which they comprehend, जो कि अभी तक हमें पता नहीं है. Alright. And now here see, this is the basic similarity and difference dissimilarities between the prominent apes and mans. ठीक है, तो चिंपैंजी, ओरंगुटन, गिबॉन्स और गोरिल्लास के बीच में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज क्या क्या है वो यहाँ पे स्पेसिफिकली कवर की गई हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने बात की है वी टॉक्ड अबाउट इन जनरल, और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज है तो कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं. सो क्विकली अगर हम इसको कवर करना चाहते हैं तो यू कैन सी कि चिंपैंजीज और मैन के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है. We have same skull and pigmentation of the body, और chest portion is also the same. Dissimilarities basically dentation canine में है. So here is the chimpanzee. It would be better for you to visualize and mention. See, orangutan की अगर बात करें तो orangutan और man दोनों की high forehead होती है and we have same number of ribs. Then dissimilarity की बात करें, shortness and degenerate character of the legs and adaptation of feet for suspension. यानी कि adaptation of feet for suspension orangutan में of course man don't need that, इसीलिए हमारी feet की बनावट उस तरीके की नहीं है. And here is the orangutan. Now talking about gibbon and man, तो gibbon and man में similarities ये है that length of the legs हमारे same है, और जो gait है erect posture के लिए that is also same. Dissimilarity की अगर हम बात करें तो gibbon की जो arms length होती हैं that is way longer than the man. And the general size of pelvis, hand and feet is also different than the man. Length of canine teeth और size of brain भी of course man से अलग है. So here is the gibbon. Gorilla and man के differentiation की बात करें then size of hand, feet, pelvis and size of brain are almost similar. But dissimilarity की अगर हम बात करें तो एक बहुत prominent dissimilarity है, that is the jaw. Gorillas have a massive jaw as you can see in the picture itself. Alright. So now we can move on to the second part of the lecture, that is skeletal changes due to the erect posture
and its implication. सी अगेन हमने skeletal changes, erect posture इसके बारे में बात करी हुई है, दो विल try to cover it once again in a much deeper way in this lecture. सी पहले हमारे जो primates थे और आज भी जो primates हैं, evolution शुरू होने के दौरान they develop from a terrestrial quadrupedalism to semi-erect posture and then to a fully erect posture. Fully erect posture basically आज के human beings, those who are bipedal, हम उनको रेफर कर रहे हैं, and terrestrial quadrupedalism I hope you are able to understand कि वो क्या हम बात कर रहे हैं. अब इन सारी चीज़ों में जो erect posture है और जो walking bipedalism है, इसके लिए जो कुछ चेंजेस हुए थे वो बेसिकली चेंजेस स्कल में, वर्टिबल कॉलम में, पेल्विक ग्रिडल, फेमूर एंड फूट में हुए थे. तो इनमें से बेसिकली हम यहाँ पे उन डिफरेंसेस की उन चेंजेस की बात करेंगे जो कि इरेक्ट पॉस्चर और बाइपेडलिज्म की वजह से हुए. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेल्विक ग्रिडल को कवर करेंगे. सी पेल्विक ग्रिडल के बारे में हमने पहले भी बात करी हुई है और हमने वहाँ पे भी देखा था दैट हाउ पेल्विक ग्रिडल का शेप चेंज हुआ है. नाउ इट हैज़ बिकम मोर ब्रॉडर बिकॉज ह्यूमन वेट्स पूरा का पूरा पेल्विक ग्रिडल पे आता है और चूंकि हम बाइपेडल हो गए हैं तो वहाँ पे स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दैट द शेप चेंजेस. ऑलराइट, और पेल्विक ग्रिडल में आप देखेंगे कि मेन 3 बोन्स होते हैं, एशियम, इलियम एंड प्यूबिस. और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये जो तीनों बोन्स हैं इनमें जो एवोल्यूशन हुआ है दैट इज़ अ मोज़ैक टाइप ऑफ एवोल्यूशन. इफ़ यू रिमेंबर मोज़ैक एवोल्यूशन के बारे में जब हमने बात की थी, वी टॉक्ड कि कैसे मोज़ैक एवोल्यूशन में जो चेंजेस है वो एक ही रेट पर नहीं होते हैं, अलग अलग रेट पे होते हैं, बी इट इन अ सेम ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हमने एलिफेंट का एग्जांपल लेके बात करी थी, लाइक हाउ अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एन एवोल्यूशन और उसमें मोज़ैक एवोल्यूशन हो रहा था. राइट, तो यहाँ पे पेल्विस के केस में भी मोज़ैक एवोल्यूशन हो रहा है. तो यहाँ पे आप पेल्विक ग्रिडल को देख सकते हैं, लाइक द एलियम, here is the ilium, now it is the ischium and it is the pubis. So this is a better diagram for you to visualize कि किस पार्ट की हम बात कर रहे हैं. ऑलराइट, और जहाँ हमने बात की थी कि आपके पेल्विक ग्रिडल बेसन शेप्ड हो गया है, यानी कि थोड़ा सा ब्रॉडर हो गया है. सी इन दिस नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी, हमने यहाँ पे ह्यूमन और चिंपैंजी दोनों की कंपैरेटिव एनालिसिस की तो हमें पता चलता है कि हाउ द पेल्विक ग्रिडल हैज़ बिकम ब्रॉडर. यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने ब्रॉड नहीं थे. एंड देन इलियम, ये वाले जो बोन्स हैं यहाँ पे कितने चेंजेस आए हैं कंपेयर टू द चिंपैंजी वन. एंड जब हमने बात करी थी यहाँ पे एशियम बोन की, तो एशियम बोन में उतनी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, एंड सेम विद द प्यूबिस. सी चेंजेस इन फिमूर की बात करें तो बेसिकली हमने अभी जस्ट पढ़ा कि हाउ फिमूर द थाई बोन हैज़ बिकम लॉन्गर इन ह्यूमन इन कंपेयर टू द primates. बेसिकली दिस इज़ टू सपोर्ट द बॉडी वेट, क्योंकि अभी हमारे बाइपेडल लोकोमोशन है ह्यूमन बींग्स में, सो दैट इज़ वाई वी नीड टू सपोर्ट द बॉडी वेट, एंड बिकॉज ऑफ फॉर दैट सपोर्ट दैट इज़ नीडेड फिमूर की लेंथ धीरे धीरे लंबी होती गई इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर primates. देन अलग अलग अगर हम बोन्स की बात करें तो हियर यू कैन सी इन द राइट हैंड साइड ये पूरा का पूरा एक आपके स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है यहाँ पे. हियर यू कैन सी द रिजेस फॉर द मसल्स अटैच्ड इन द फिमूर आर मच मोर शार्पली डिफाइंड एंड डिफरेंशिएटेड दैन द अदर ह्यूमन primates. सी बेसिकली यहाँ पे हमें इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है दैट वी हैव टू सी दैट हाउ primates के डिफरेंट बोन्स थे, बट या फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट इट डाउन कि कैसे हमारी जो अलग अलग मसल्स एंड बोन्स है वो वेल डिफाइंड है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन कंपेयर टू एप्स. ऑलराइट, देन द फिमूर एंगल इज एंगल्ड आउटवर्ड फ्रॉम द नी रादर देन स्टैंडिंग अपराइट एज ऑब्जर्व अमंग द ग्रेट एप्स. और हमारे जो फिमूर के एंगल्ड हैं वो भी थोड़ा आउटवर्डली एंगल्ड है सो दैट वो आपके बॉडी वेट को सपोर्ट कर पाए प्रॉपरली. Then the carrying angle ensures that the knee is bowed well under the body and closer to the line of action of body weight. Basically अगर आप बॉडी वेट की लाइन ऑफ एक्शन यानी कि ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये सारे जो चेंजेस थे वो धीरे धीरे एवोल्यूशन के दौरान इवॉल्व हुए. ऑलराइट, now talking about the last changes, that is changes in foot due to assumption of erect posture. So basically hind limb is no longer a grasping organ as we all very well understand. अभी हमारा hind limb का main function है is of locomotory, not of grasping, because human being को चलने के लिए उसकी ज़्यादा ज़रूरत है ना कि किसी चीज़ को पकड़ने के लिए या क्लाइम करने के लिए. And because of that the great toe and its supporting metatarsal bone must be bowed into line of axis of the foot.
here you can see the center of gravity जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, though they are like all interrelated. ये center of gravity in case of gorilla ये कहाँ है, but here in case of human you can see जो metatarsal bones है ये directly उससे पास करता है, so that we are able to balance our body. All right. देन आप और भी अगर चेंजेस की बात करते हैं, देन द 4 लेसर टोज आर बीइंग नो लॉन्गर यूज फॉर ग्रास्पिंग, नाउ अंडरवेंट अ प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग एंड डीजेनरेशन. इसकी भी अभी हमने बात की कि हाउ द 5th टो एंड द अदर 4 टोज दे आर नॉट बीइंग यूज्ड, सो दे हैव रिड्यूस्ड इन साइज. तो ये सारी चीज़ें हैं, यू कैन सी with detail, और आप इसको include कर सकते हैं. Then elongation and strengthening of calcaneus is another modification so that the weight is easily transmitted. Calcaneus basically इस bone के बारे में हम बात कर रहे हैं. इसमें भी काफ़ी सारे changes आए हैं so that like we are able to grasp things very properly. Then talus bone is also enlarged and wedged shaped to serve the purpose of transmitting the weight to the great toe while walking. Talus bone basically nothing else than the ankle bone. So ankle bone में भी changes आए हैं, and basically इन सारी चीज़ों का purpose ही यही है so that we are able to support the body weight. All right. So with this we have completed the entire 1.5 section, and I hope this videos were helpful for you in understanding this physical anthropology. I'll be coming up with the next lecture very soon. Thank you so much.